टेंसेस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद। मेरे ख्याल से अब आप सबको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप किसी भी आपके सामने कोई वर्ड लिखा हो तो आप जो है वो उसको ये बता सकें उस वर्ड के बारे में कि आया कि ये नॉन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कोई भी चीज़ है, आप उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होंगे। आज से हमने जो है वो टेंसेस पढ़ना शुरू कर दिए हैं ताकि हम आप लफ्ज़ों की बनावट सीखेंगे कि लफ्ज़ों को कैसे आप कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद किस तरह जो है आपके पास एक सही मफ़हूम अगर आपने बयान करना किस चीज़ का, वो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो या फिर आपने डायरेक्ट किसी से जो आइदर यू वांट टू स्पीक टू समवन इन इंग्लिश सो दैट यू विल मेक योर इंग्लिश बेटर, वी आर स्टार्टिंग टेंसेस. The word tense is derived from the time. It means that when we want to show an action at a certain time, then we have a specific kind of symbols so that by indicating those symbols we may show that that work is going to be done on a certain time. So today we have present indefinite, and here you see the present indefinite describes the daily routine, habit and universal truth. It means I say that earth revolves around the सन, जमीन सूरज के गर्दिश करती है. आई स्पीक ट्रुथ, मैं सच बोलता हूँ. वो किताब पढ़ते हैं, दे रीड बुक, वो खाना खाता है, he eats meal, and whatever many other examples you can use for present indefinite. You see here in these examples that at the end of every sentence there is indicated ता है, ते है, ता हूँ, etc. So whenever you are telling about your daily habit, your daily routine, your continuous activity, your some kind of quality, just like आप कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, ये quality है, adjective है ना. And secondly, it is also a tense, a present tense. Clear? तो present indefinite आपके daily routine, आपकी habit, आपके यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्क्राइब करता है. उर्दू फिक्रा कोई भी ऐसा जिसमें लिखा हो जिसमें आपको लगता हो कि वो आपका रोजमर्रा का काम है और वो मौजूदा ज़माने में चलते हैं. जैसे मैं खाना खाता हूँ, आप चाय पीते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, जो ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं. अब हमने उर्दू में तो हमें मालूम है कि भी कोई भी चीज़ आप बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, आपको इंडिकेट हो जाता है कि भी ये माजी का है या मुस्तकबिल का है या आपके हाल का है. अब उसको इंग्लिश में आपने इंग्लिश में लिखा हो तब आपने कैसे जज करना है कि वाकई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है. दूसरा आपने यह भी देखना है कि अगर उर्दू का फिक्र है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है. इंग्लिश के टेंसेस के दो मकासद होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे स्पीक अ गुड इंग्लिश, आप अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें. दूसरा आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी दूसरा जो टेंसेस पढ़ने का जो आपका मकसद है वो ये है कि आप जो है वो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएं. कोई भी आपका उर्दू से इंग्लिश, उर्दू में सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो उनको आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट इजीली कर सकें. तो अब हमने अगर हमें कोई भी उर्दू का फिक्रा दे दिया जाए तो उसकी हमने इंग्लिश बनानी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा हो, उसको बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर याद रखना है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चूज करना है. जैसे यहाँ पर ये देख ले, मैं सच बोलता हूँ तो यहाँ पर मैं जो है वो ये सब्जेक्ट है, इसीलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है. और उसके बाद जो बोलना जो है ये आपके लिए क्या है, फेल है, वर्ब है. ये क्या है, वे फेल है, वर्ब है. और इस तरह आई स्पीक, तो फिर दूसरे नंबर पर आप क्या रखेंगे, वर्ब की फॉर्म रखेंगे. और फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर आपकी एक्टिविटी जो है वो सर अंजाम पा रही है वो क्या कहलाएगी, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगी. तो मैं सच बोलता हूँ, मैं ये जो सच है, ये ट्रुथ है, ये आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो इसकी आप इंग्लिश बनाएंगे तो मैं सच बोलता हूँ, वो किताब पढ़ते हैं, दे रीड बुक. इसी तरह ही ईट्स मेल, वो खाना खाता है. ये अब हमने एक बात याद रखनी है कि आप यहाँ पर देखें कि ही लगाया है तो ही के वर्ब के साथ मैंने एस का इजाफा कर दिया है. ही के वर्ब के साथ एस का इजाफा कर दिया है. अगर आपके पास सब्जेक्ट में कोई नाम आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ कि जाहिद सेब खाता है, जाहिद ईट्स एप्पल, जाहिद सेब खाता है, ईट्स एप्पल आएगा, ईट्स एप्पल. प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शेप के साथ वर्ब के साथ आपने एस या ईएस जरूर लगाना है. क्लियर हो रही है बात की. तो अब यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया है कि आपके पास अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगल नाउन आ जाता है तो उसके साथ आपने वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है. अब एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा. वैसे तो आपको पता है कि ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पर आपके पास क्या आ जाए,
जैसे CH आ जाए, कैट, बिल्ली जो है पकड़ती है, द कैट कैट्स द रैट्स, ठीक है, चूहे पकड़ती है, कैट्स, सी, अब CH आ जाए, इसी तरह O आ जाए, he go to school, he go to school गलत हो जाएगा, he goes to school, तो जहाँ जिस वर्ब के एंड पर O आ रहा है या डबल O आ रहा है, फिर भी आप क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। समझ आ रही बात की? इसके अलावा X आ रहा है या फिर S आ रहा है, ठीक है, वो चश्मा लगाता है, ठीक है, वो चश्मा लगाता है, he wears glasses, wears आएगा, ठीक है, he use glasses, ठीक है, तो S आ जाए, डबल S आ जाए, ऐसे वर्ब के जिनके एंड पर ये वाले आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, उनके एंड पर आप लोगों ने हाँ SH भी आएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपने जो है वो नेगेटिव बनाना है सेंटेंस का, जैसे आप कहते हैं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट मील, तो उसके लिए आपने फिर वही बात, अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद डू नॉट या फिर आप लोगों ने डज नॉट लगाना है, डू नॉट या फिर आप लोगों ने डज नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब। अब इस बार आपने ये ख्याल रखना है कि अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी एस या ES, अब किसी के साथ भी नहीं लगेगा। समझ आ रही है बात की? इसमें आप देखें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना है, ये जो वर्ब ऊपर लिखे हुए हैं इन सब के साथ जो है वो डज नॉट लगेगा, इन सब के साथ जो है वो क्या लगेगा, डज लगता है, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना है तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे आप, डज नॉट लगा देंगे, और अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए आप डज शुरू में लेकर आएंगे, वो उसके एग्जांपल्स हम लिखते हैं। जैसे आपके पास ये यहाँ पर इसमें लिख ले, ही ईट्स मील, ही डज नॉट ईट मील, वो खाना नहीं खाता। आप ऐसे एक तो खत्म कर दिया, दूसरा आपने शुरू में डू या डज लगा दिया। अब डू या डज बाकियों के साथ, अब इनके साथ तो आपने डज लगाना है, आपके साथ आई आ जाए, वी आ जाए, इसके अलावा दे आ जाए, ठीक है, यू आ जाए, प्लूरल नेम्स आ जाए, इन सब के साथ आप क्या करेंगे, डू नॉट लगाएंगे, डू लगाएंगे। अगर नेगेटिव है तो डू नॉट लगा देंगे, अगर इंट्रोगेटिव सिर्फ डू लगाएंगे। क्या मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ता हूँ, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच, डू आई टीच, समझ आ रही ना बात की? ये आपके लिए क्या है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उसमें क्या होता है, आप शुरू में डू या फिर डज लगाते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा, जिसमें आप किसी से कोई बात पूछ रहे होते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं, किसी बात की तस्दीक करनी होती है, आप उसके बाद जो है वो आप क्या करते हैं कि उसके सब्जेक्ट के शुरू में डू या डज जब लग गया तो एस खत्म हो जाएगा। नेगेटिव में भी ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क भी आएगा, हाँ क्वेश्चन मार्क भी आएगा। जाहिर जब सवालिया आपका फिक्रा हो, कोई भी फिक्रा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव होता है उसके लिए आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाते हैं। क्लियर होगी ये बात? ये तो एक जनरल सी बात है, इस क्लास में इतनी ज़्यादा इसके ऊपर तो जो नहीं दी जाती, तो ये आपके लिए क्या। अच्छा, आपने ये सवाल पूछना है कि वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल आएगा। और अगर आप लेकिन सेंटेंस के एंड पर देखें तो आपको ये देखो, इसमें भी वो लिखा है और इसमें भी वो लिखा है, लेकिन आप जब सेंटेंस के एंड पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो जो है ये जमा के प्रोनाउन की तरफ इशारा है या सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है। तो तब आपने जो है वो इस बात का जहन में रखना है कि आप अब वो किताब पढ़ते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, दे लगाया, और इसी तरह वो खाना खाता है तो ही ईट्स मील। समझ आ रही है बात की? जी, एक और सेंटेंस बोले। किसान खेतों में हल चलाता है, किसान खेतों में हल चलाता है। अब इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या आपके पास, किसान, फार्मर, द फार्मर, द फार्मर। अब हल चलाने की इंग्लिश क्या है, प्लोज, ठीक है, प्लोज द फार्मर, प्लोज इन द फील्ड। समझ आ रही है बात की? तो ये आपके लिए क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ट्रांसलेशन है। एक और सेंटेंस बोले, सूरज हमेशा मशरिक से तुलू होता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ऑलवेज, सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। वैसे अगर आप इसकी ये लगा दें सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट तो ये भी आपके लिए ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये इस तरह की। अब आपने अगर ऐसी सेंटेंस की, क्या किसान खेतों में हल चलाता है, तो
डज द फार्मर क्लोज इन द फील्ड, ठीक है, डज द फार्मर क्लोज इन द फील्ड। अरे क्या बच्चे स्कूल जाते हैं? डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल? बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ठीक है। बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? Why do the children go to school? Why do the children go to school? ठीक है। बच्चे कब स्कूल जाते हैं? When do the children go to school? तो आपने सेंटेंस के स्टार्ट में इस तरह के वर्ड्स ऐड कर करके एक ही सेंटेंस को मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट करना है, ताकि आपके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक ट्रू स्ट्रक्चर है आपके अंदर रच बस जाए और प्रेजेंट इंडेफिनिट की किसी भी तरह के सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में मुश्किल ना हो। आपके मुख्तलिफ कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर CSS के एग्जाम के अंदर एक पैराग्राफ आता है अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। इस तरह आपके LLB के एग्जाम के अंदर भी आपका एक पैराग्राफ आता है जिसको आपने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी होती है, या फिर कुछ फिक्रे आ जाते हैं जिनको आपने उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेट करनी होती है। वो तभी हो सकता है जब आप उसके ट्रू स्ट्रक्चर आपको पता हो कि भी किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि भी एस लगेगा, नहीं लगेगा, डू लगेगा, डेड लगेगा, वो उसी वक्त अंडरस्टैंड हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट you may have clear concept of that topic in your mind clearly. Secondly, you have to make your practice at your home.